किन-किन क्षेत्रों में कार्य किए, अभी हमारे यहाँ ज़रूरत है? नहीं, मैंने जैसा कि छत्तीसगढ़ की आप बात कर रही हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक तो कुछ लोग तो धर्म को राजनीति से जोड़ के देखते हैं। ऑडियंस को एक संदेश तो खासकर आज के देश के युवाओं के लिए इंजीनियरिंग के हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। एक और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नेता वो है जिसके पास एक दृष्टिकोण हो और कुछ करने का जुनून हो। पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस को लेकर लोगों में कई अलग तरह की धारणाएं होती हैं। एक मूवी के माध्यम से कहें हम तो एक अलग तरीके की छवि बन चुकी है। इसी छवि के अलावा हर एक इंसान का एक अपना व्यक्तित्व होता है। इस व्यक्तित्व को आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन श्री नितिन भंसाली जी से। हेलो सर नमस्ते। एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद। चैनल में। अगर हम शुरुआत करें तो पहले आप ये बताइए कि पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, ये रुझान एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ मैं, और मेरे पूरे परिवार में मैं ही एक पॉलिटिक्स में हूँ। बहुत बड़ा परिवार है हमारा। तो पॉलिटिक्स के तरफ रुझान मैं कहूँ तो स्कूल टाइम से ही एक अच्छा, कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में, पालने में दिख जाते हैं। तो वहीं पे ऐसी एक लीडरशिप सी थी कि अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंटों के अधिकारों के लिए भिड़ना। आ, किसी के नंबर कम ज़्यादा आए हैं तो टीचर से लड़ना, अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो स्टूडेंट लाइफ से ही ये स्कूल से ही समझ लो आप, ये शुरू हो गया। पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया। मम्मी मेरे इस नेचर से और पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, खिलाफ थी, और पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो फिर धीरे से एनएसयूआई कांग्रेस की विंग जो है, छात्र विंग, फिर यूथ कांग्रेस, फिर पीसीसी, लगातार जो पार्टी ने जो दायित्व दिए वो दायित्व पूरे किए। और बस ये सफ़र जो था वहीं से स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हुआ और चले आ रहा है, निरंतर जारी है। जी। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? देखिए, पॉलिटिक्स में मैं अ, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। मैं स्कूल में था, उसके बाद कॉलेज में आया। मैं राजीव जी के स्पीचेस, उनके काम, माधवराव सिंधिया जी रेल मंत्री थे, एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी प्रभावित करती थी। और पढ़े लिखे लोग, वेल मैनर्स लोग पॉलिटिक्स में हों, तो इनको देख के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और मैं कहूँगा कि उनकी वजह से ही फिर मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि नहीं, हमको भी कुछ करना चाहिए। और उन्हीं की प्रेरणा से, और मैं उनको ही अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, उनकी वजह से ही राजनीति में। जी, जी। तो आप कुछ सामाजिक संस्थानों से भी जुड़े हैं? हाँ, काफ़ी सामाजिक संस्थानों से जुड़ा हूँ। एक फाउंडेशन भी है हमारा, एनजीओ पब्लिक इशू सोशल फाउंडेशन, जिसपे मैं अभी ध्यान नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं उस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर हाँ, रायपुर की बहुत सी ऐसी संस्थाएँ हैं, कोपलवाणी आश्रम है, प्रेरणा आश्रम है। कोपलवाड़ी आश्रम जिसमें मूक बधिर बच्चे हैं, और प्रेरणा आश्रम है जहाँ पर लगभग 125 बच्चियाँ हैं जिनको दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड हैं वो। कोई जन्मजात ब्लाइंड है, तो कुछ किसी हादसे की वजह से वो नहीं देख पाती हैं। तो वो सारी लड़कियाँ रक्षाबंधन के दिन मुझे राखी बांध रही है पिछले 12 सालों से। अच्छा। तो मेरा एक भाई और बहन का रिश्ता, एक अटूट रिश्ता, मैं कहूँ निस्वार्थ रिश्ता, उस आश्रम से बना हुआ है। और मैं, मेरा जन्मदिन हो, रक्षाबंधन का दिन हो, या बीच में भी जब मुझे सब मन करे, मैं उस आश्रम में ज़रूर जाता हूँ। इसके अलावा बाल आश्रम है रायपुर में, कचहरी। तो कंटिन्यू जो एक रूटीन में मेरे इन चीज़ों को मैंने बिल्कुल शामिल रखा है। जी। सर आप फ़िटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। फ़िटनेस आपके लिए कितना ज़रूरी है? फ़िटनेस तो जब कोविड आया तभी लोगों को समझ जाना था कि फ़िटनेस कितना ज़रूरी है। अपने लिए, खुद के लिए, रोज़ मैं तो एक अपील करूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि अपने लिए, अपने शरीर के लिए, खुद के लिए रोज़ 1 घंटा निकालना चाहिए।
कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिक्स पैक बनाइए और सलमान खान की जैसी बॉडी बनाइए या कुछ ऐसा नहीं, पर आप कंटिन्यू वर्कआउट करिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। एक लाइन है ना कही जाती है कि जो फिट है वो हिट है। राइट। तो फिट और हिट रहना है तो उसके लिए स्वस्थ रहना होगा। तो मैं डेली जिमिंग भी करता हूँ और एक सोशल सर्कल भी बनता है। जी। अपने लिए अपना पर्सनल टाइम सुबह का जो एक मिलता है उसमें कुछ दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। बाकी दिन भर तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। सुबह का टाइम बड़ा क्वालिटी टाइम रहता है मेरा, जिसमें मैं वर्कआउट भी करता हूँ और लोगों से मिलते हैं। जी। सर, राजनीति के अलावा आपकी और क्या-क्या रुचि है? मैं बायोग्राफीज पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ने का और लिखने का बहुत शौक है। मैंने कोविड के समय एक किताब भी लिखी है। जब फर्स्ट वेव में रायपुर में फर्स्ट केस जब मिला समता कॉलोनी में, 10 दिन बाद ही मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। तो मैंने जो उस समय कोरोना को जो फील किया उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, पर अभी उसको पब्लिश नहीं करवाई है, काम रुका हुआ है। साथ ही स्पोर्ट्स में मुझे काफ़ी रुचि है। क्रिकेट, स्टूडेंट लाइफ से स्केटिंग का काफ़ी शौक रहा है, स्केटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। बैडमिंटन है, चेस है, इन खेलों में काफ़ी रुचि है और खेल भी एक जीवन का अंग है। मैं तो कहूँगा कि इसके साथ-साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है और मानसिक रूप से भी काफ़ी आप एनर्जी स्वस्थ मिलती है। रहते हैं। जी। आप सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो इतने बिज़ी शेड्यूल में से आप कैसे समय निकाल पाते हैं? कोई व्यक्ति सोशल मीडिया से अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि सोशल मीडिया की कितनी ताकत है। हम लोग टीवी डिबेट्स में जाते हैं, हम देखते हैं कि उस चैनल के यूट्यूब व्यूअर्स कितने हैं, या हमारे पास जो सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं, कोई 1 लाख लोगों ने देखा, कोई बहुत अच्छा चैनल है तो कुछ जगह 25,000 लोगों ने देखा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि वो 30 मिनट की वीडियो को, हमारी डिबेट को कोई नहीं देखेगा, पर उसमें से हमने जो मुख्य चीज़ काट के यदि रील एक बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक के स्टोरीज़ में या रील्स में शेयर कर दी, तो वो बहुत व्यूअर्स मिलते हैं, लोग हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे अच्छे-बुरे को कमेंट बॉक्स में के लिखते हैं। तो सोशल मीडिया की ताकत काफ़ी है और इसका उपयोग तो मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति को अपने कर फ़ील्ड में करना चाहिए। और कंटिन्यू मैं मोटिवेशनल चीज़ें भी बोलते रहता हूँ। मेरे विचार जो लोगों को टच करते हैं, लोगों के दिल दिमाग को, कि नहीं यार कुछ बोला है, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो सोशल मीडिया तो एक लाइफ़ का, हर किसी की लाइफ़ का पार्ट हो गया। जी, मैंने भी देखा है आपका सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल। उसमें जो आप कहते हैं वो सोचिएगा ज़रूर। वो हैशटैग है और एक कैंपेन है, समझिए वो। और बिल्कुल लोगों को सोचने पे मजबूर। हाँ, वो लोग, कई लोग बोलते हैं जैसे मॉर्निंग में अगर मेरा मैसेज ना जाए, मेरा वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में व्हाट्सएप में, तो फ़ोन आते हैं कि आज आपका सोचिएगा ज़रूर नहीं आया, सब ठीक तो है? या फिर 10:30 11 बज जाए और ना जाए तो भी फ़ोन आता है कि भाई ये तो 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाता है, आज लेट उठे थे क्या? तो एक हैबिट हो गई है कुछ लोगों जी, जी। सर, एज़ अ स्पोक्सपर्सन आपका क्या रोल रहता है? क्या दायित्व रहता है? हमारा दायित्व एज ए स्पोक्स पर्सन जनता के मुद्दों को अखबारों और टीवी चैनल्स के माध्यम से उठाना, जी। पार्टी का पक्ष रखना और सत्तारूढ़ पार्टियों की गलतियों को उजागर करना और आम जनता के हितों के लिए मुखर होकर बोलना। ये एक स्पोक्स पर्सन का काम होता है और स्पोक्स पर्सन एक पार्टी का चेहरा होता है। हम जो बोल रहे हैं वो पार्टी बोलती है, ये माना जाता है। तो बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है और खासकर लाइव में तो बड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं चूक ना हो जाए। रिकॉर्डिंग में तो आपके यहाँ भी अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आप काट लोगे और ठीक कर लोगे, पर लाइव में आपको ये अवसर नहीं मिलता। तो इस वजह से बोलने वाली जो हमारी शैली होती है, कि लाइव हो या रिकॉर्डिंग हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है एडिटर को। जी, और ऐसे भी कभी आप बाहर भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं तो अ, एक पॉलिटिकल फेस ऑफ द पार्टी होने के कारण थोड़ा सोच समझ कर ही बोलना पड़ता होगा। नहीं, वो तो हमारी छोटी-छोटी चीज़ों को भी कैच किया जाता है। घर परिवार में भी यदि हम बैठे हैं जी। और चाची बैठी हैं, सिस्टर्स बैठी हैं, भाई बैठे हैं और थोड़ी देर बात करें और कोई बात आ जाए जिसमें हम थोड़ी जिद कर दें, तो कहते हैं यार तुम राजनीति मत करो यहाँ। तो ये एक जो चीज़ है, ये राजनीतिज्ञों के साथ बड़ी होती है, वो कुछ भी बोले तो उसको पॉलिटिकल रूप में ले लिया जाता है। जी, जी। और ऐसा भी होता है, अक्सर ही ये होता है, हम देखते हैं कि एक-दूसरे से कुछ
आइडियोलॉजीज मिलती नहीं है, चाहे वो आपकी पार्टी के भी हो या दूसरी सामने वाली पार्टी के भी हो। तो देखिए, पॉलिटिक्स में भाजपा, कांग्रेस, अन्य पार्टीज भी होती हैं, ठीक है। मेरी जो सोच है, मैं मेरी सोच पे बात करूंगा। एक तो व्यक्तिगत कभी किसी पे वार नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी के परिवार को, परिवार के सदस्य को, विपक्षीय पार्टी के परिवार के सदस्यों को निजी रूप से नहीं खदेड़ना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं मानता मैं। साथ ही मतभेद भले, आपके विचारों में भेद भले हो, पर मनभेद नहीं हो। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं मतभेद और मनभेद वाली इन चीज़ों को अपने नेचर में बिल्कुल उतारा हुआ हूँ, और मैं भले टीवी चैनल्स में किसी से कितना भी लड़ लूं, पर उनसे मैं अपने मतभेद भले रखूं, पर मनभेद नहीं रखता। तो क्या ऐसा होता है कि आप किसी सामने वाली पार्टी के किसी नेता से आप मिल रहे हैं और कोई बात उनकी आपको अच्छी लगी तो आप खुद मैं उनकी मिलते रहता हूँ, प्रशंसा करते हैं? मैं मिलते रहता हूँ। जी। मैं सार्वजनिक रूप से, मुझे डॉक्टर रमन सिंह जी मिलते हैं तो मैं आदरपूर्वक उनके पैर छूता हूँ। मुझे रिस्पेक्ट आता है, मेरे बड़े हैं, अनुभवी हैं, 15 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। भले हमारे वैचारिक मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, पर ठीक है, बड़े हैं, बड़ों का आदर करना चाहिए। और ठीक है, मुलाकातें तो सबसे होती रहती है, और मैंने जैसा कि कहा कि निजी रूप से क्या आप किसी से भले पंगा लेना या कुछ करना, पर जान पहचान लोगों से रखनी विपक्षियों से भी इसलिए जरूरी है कि भाई आज हम सत्ता में नहीं है, वो सत्ता में है, और हमारे से कई लोग कई कामों के लिए आते हैं। कोई हॉस्पिटल का काम हो, किसी मरीज का कुछ काम हो, किसी को कानून व्यवस्था से कोई प्रॉब्लम हो, पुलिस से मिलना हो, तो संबंध रखने पड़ते हैं, अपने लिए नहीं, उनके लिए, कि उनके काम आसानी से हो सके, उनको परेशानी ना हो। तो एक सही जगह पे मिलवाने के लिए उतनी पहचान होनी भी जरूरी है। आगे आने वाले समय में आप छत्तीसगढ़ के लिए क्या विजन रखते हैं? मेरा विजन रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का है, उस घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना है। हमारा विजन रख लेने से अभी कुछ भी नहीं होगा, विजन तो बहुत है। छत्तीसगढ़ में एजुकेशन में, हेल्थ में, आज भी लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं तो अन्य प्रदेशों में इलाज जा रहे हैं। दूसरा, एजुकेशन में ये देखा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, चाहे रायपुर के हों, बिलासपुर के हों, महासमुंद के हों, वो बोलते हैं हमको एमबीए करने पूना जाना है, हमको मुंबई जाना है, हमको सिम्बायोसिस में पढ़ना है, हमको नरसिंह मुंशी में जाना है, बैंगलोर जाना है। तो मैं ये चाहता हूँ, या मेरा एक अगर विजन है कि मेरे जैसे आदमी को कभी ताकत मिले, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को या ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं को हम छत्तीसगढ़ में लाएं। तो इससे जो है यहाँ के जो हमारे छात्र हैं, ये कम से कम बाहर न जाए, मम्मी पापा के पास रह के यहाँ पढ़े। और भाई अच्छी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो देश में भी छत्तीसगढ़ का नाम होगा। तो मैं सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे बहुत फोकस करता हूँ कि एजुकेटेड होना चाहिए बच्चे। और किन-किन क्षेत्रों में कार्य की अभी हमारे यहाँ ज़रूरत है? नहीं, मैंने जैसा कि छत्तीसगढ़ की आप बात कर रही हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक तो एजुकेशन हुआ, दूसरा मैंने आपको बोला हेल्थ में भी काफ़ी काम करने की जगह, लोग तुरंत हैदराबाद और मुंबई, दिल्ली चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर हो, ऐसे डॉक्टर्स हों, ऐसी टीम हो कि यहाँ पर अच्छा काम हो सके, नक्सलिज्म ख़त्म हो, बस्तर का विकास हो। सड़कों की आज भी छत्तीसगढ़ में बहुत जगहों पे सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। तो ये बहुत सारे काम है करने लायक। नया रायपुर डेवलप हो जाए, इतनी अच्छी सड़कें बनी है, अभी सबसे बड़ा विजन तो वही है कि सिर्फ सड़कें ही सड़कें हैं, लोग वहाँ पे बसे। सबसे बड़ा विजन तो ये होना चाहिए अभी अभी की सरकार का भी, कि भाई भगवान जाने वो सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8 और सेक्टर 10 में कब लोग दिखेंगे कि यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर मॉल है, यहाँ पर किराने की दुकानें हैं। अभी तो ये स्थिति कि वहाँ पंचर हो जाए गाड़ी तो पंचर बनाने वाला है। वो सबसे बड़ा विजन होना चाहिए किसी भी सरकार का। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, गवर्नर वहां शिफ्ट होंगे, पर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। तो जब तक शासन प्रशासन वहां शिफ्ट नहीं होगा, तब तक लोगों की हिम्मत नहीं होगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले फोकस उसको करना है। जी, जी। पॉलिटिक्स से हट के मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आप हमेशा तिलक धारण किए हुए रहते हैं, तो इसका क्या रीज़न है सर? उसका रीजन साफ है कि मैं धार्मिक आस्थाओं से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, और नित्य
पूजा पाठ करना, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था होना, ये मेरे स्वभाव में बचपन से, मेरे संस्कारों में है। तो मैं कामाख्या हर साल जाता हूँ और ये जो मैं तिलक लगाता हूँ लाल कलर का, ये मैं डेली पूजा करने के बाद माता कामाख्या का जो पूजा किया हुआ उनके गर्म पट से जो पूजा होती है, जी। वहाँ से जो चीज़ें रखी जाती हैं या वहाँ से सिद्ध करके भी भक्त हैं वो हैं, तो इसको मैं लगाता हूँ। तो इस वजह से मुझे कई मेरे विपक्षी दल के नेता या मेरे दोस्त भी मुझे मायावी कहते हैं। मैं मायावी हूँ तो मायावी तो नहीं है कुछ। तो ठीक है, धर्म के प्रति आस्था है और उस आस्था के लिए मैं जो करता हूँ, पूजा पाठ हो, चाहे हाथ में मौली धागे हों, रुद्राक्ष हों, चाहे पुखराज हो, ठीक है, अपनी-अपनी सोच है। और कुछ लोग तो धर्म को राजनीति से जोड़ के देखते हैं, पर मैं धर्म को राजनीति से जोड़ के नहीं देखता। मैं चाहता हूँ या मैं ये सोचता हूँ कि मैं जिस धर्म का हूँ, मैं मेरे धर्म का सम्मान करूँ, मैं मेरे ईश्वर को मानूँ, पर उस नाम से पॉलिटिक्स ना करूँ। जी। तो ठीक है, ये मेरी एक व्यक्तिगत वो है। तो आप एस्ट्रोलॉजी पे भी विश्वास रखते थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं रखता हूँ, जानता भी। अच्छा। हाँ, तो एक शौक था जब एजुकेशन कंप्लीट हुआ कि ज्योतिष कैसे होता क्या, तो इतनी बड़ी-बड़ी किताबें पढ़, अच्छा। वो किताबें मैं सोचता हूँ कम से कम 3 साल पढ़ी होगी। तो पढ़ी नहीं थी, मैं उस पे वो भी करता था, प्रैक्टिकल भी करता था, रिसर्च भी करता था। तो उस वजह से कभी-कभी बैठे रहते हैं तो कुछ-कुछ लोगों के हाथ देख के उनको बताते हैं, कभी-कभी सच भी हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि भई ज्योतिष। जी, जी। आपकी फैमिली की बात करूँ सर तो आपने शादी नहीं की। हाँ, बिल्कुल सही क्यों किया। नहीं की सर? तो आज तभी सक्सेस हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है मेरी लाइफ का एक पार्ट है, जो लोगों के दिल दिमाग में, गॉसिप में काफ़ी एक्टिव रहता है। पर ठीक है, कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने शादी भी की, तो उस लिस्ट में मैं भी हूँ। जी। हो सकता है कोई योग्य व्यक्ति या योग्य पात्र मुझे ऐसा नहीं मिला होगा कि जिससे मेरे वहाँ विचार मिल सके। तो जब विचार किसी से मिलेंगे, जब देखेंगे वो भी। आपके दोस्त भी बहुत होंगे, तो उनमें से कुछ सच्चे होंगे और कुछ झूठे भी होंगे। तो आपके हिसाब से किन दोस्तों को अपने पास रखना चाहिए और किन से बचना चाहिए? दोस्तों में मैं बहुत सूझी हूँ और मैं दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहने वाला व्यक्ति, हर तरीके से, तन, मन और धन, तीनों तरीके से मैं जिस प्रकार जिसको काम आ सकूं दोस्तों में खड़ा रहता हूँ साथ में। पर एक नेचर से मुझे बड़ी समस्या होती है और कभी-कभी उस नेचर का मैं सामना भी करता हूँ कि एक सर्कल है, 10 दोस्त हैं, किसी से नहीं बनी, उससे मिलना-जुलना बंद हुआ तो उसके बारे में खूब बुराइयाँ करें, खूब गालियाँ बकेंगे, गलत है ये। और बाद में देखा जाता है कि कुछ दिनों बाद वो वापस दोस्त बन जाते हैं। हाँ। तो ऐसे दोस्तों से मैं थोड़ा सावधान रहता हूँ, जो थोड़ा-सा अलग होने के बाद जिस व्यक्ति से अलग हों उसके बारे में बुराइयाँ करें और बाद में फिर दोस्ती कर लें, तो ऐसे लोगों से लोगों को भी बचना चाहिए। कि वो आज कि उसके साथ झगड़ा हो रहा है तो उसकी बुराई कर रहे हैं, कल को आपके साथ हुआ तो आपकी भी बुराई करेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, ऐसे दोस्तों से मैं सोचता हूँ। आप सेवा से जुड़े हुए हैं और ब्लड डोनेशन कैंप्स में खुद भी ब्लड डोनेट करते हैं। मैंने 68 टाइम ब्लड डोनेट किया है अच्छा। और ये प्रेरणा भी मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही, जब मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था। मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा 15 के ऊपर रहा था। कभी-कभी तो 16 भी। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि यार इतने खून का तुम करोगे क्या? तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट एडवाइस ये है, तुमको कोई बीमारी तो है और मेडिकल साइंस बोलता है कि 3 महीने में आप एक बार ब्लड दे सकते हो। तो उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि मैं साल में 4 बार ब्लड देता। अभी तो मैं 2 बार देता हूँ या 1 बार देता हूँ, कभी-कभी तो 1 बार भी हो जाता है, 2 बार भी नहीं हो पाता। और वो जो एक पीरियड था उसमें साल में 4 बार मैं ब्लड देता। तो इस वजह से 68 का आंकड़ा पहुँचा है और ईश्वर की कृपा रही तो मैं सेंचुरी मारना चाहूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप इतने फिट हैं तो हम भी प्रे करेंगे कि आपका ये आंकड़ा बिल्कुल पूरा हो
धन्यवाद। सर, आप हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऑडियंस को एक संदेश तो खासकर आज के देश के युवाओं के लिए, इंजीनियरिंग किए हुए लड़कों की बहुत मजाक उड़ती है, एमबीए किए हुए लड़कों की भी बहुत मजाक उड़ती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं ये मैसेज दूंगा कि भाई, शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना ही होगा, तो हमारे देश में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो ठीक है, नौकरी के अलावा भी बहुत से विकल्प हैं। स्टार्टअप के थ्रू आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हिम्मत से काम ले सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेना है, बिजनेस करना है तो रिस्क लेना होगा। दूसरा, जितना है उतने में खुश रहिए। बहुत ज़्यादा नहीं भी मिल रहा है, प्रयास करिए। तो जैसा कि मैं तो एक लाइन कहता हूँ, कबीर का दोहा है कि साईं इतना दीजिए, जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा नहीं आए। तो बस छत्तीसगढ़ और राजधानी की जनता को मेरा यही संदेश है, और आपके पॉडकास्ट चैनल को और आपको, आपकी टीम को मैं उज्जवल भविष्य की मेरी ओर से ईश्वर से ये कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया और आपके व्यक्तित्व का एक नया पहलू लोगों को देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच।